तो अगर हम लोग कभी भी प्रो रेसलिंग की बात करते हैं तो सबसे ऊपर जिस कंपनी का नाम आता है वो आता है WWE का, यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का। और अगर आप प्रो रेसलिंग की इनिशियल स्टार्ट के बारे में बात करें तो आई थिंक WWE ही वो रीज़न है क्यों प्रो रेसलिंग पूरी दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा फेमस है। क्योंकि WWE कोई आजकल की कंपनी नहीं है, बल्कि बहुत सालों से WWE चली आ रही है। और WWE इतनी ज़्यादा फेमस थी कि पूरी दुनिया के अंदर आपको कुछ सुपरस्टार्स के नेम हर जगह सुनने को मिल जाएंगे। नो मैटर वो बंदा WWE को जानता है या फिर नहीं, वो उनके मेगा स्टार्स को जानेगा, जैसे द रॉक हो गए, जॉन सीना हो गए, अंडरटेकर हो गए। लेकिन अचानक से होता है कि जब पेंडेमिक का एरा आता है WWE की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। WWE को अपने वर्स्ट फेज का फेस करना पड़ता है और WWE की इसमें गलती होती है क्योंकि वो बिल्कुल एफर्ट पुट नहीं करती है। वो अलग बात है कि फैंस नहीं आ रहे थे तो WWE ने यहाँ पर एफर्ट ही पुट करना बंद कर दिया, सिर्फ वो किसी तरीके से रॉ और स्मैकडाउन के शो में दिखा रही थी। लेकिन भाई आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग और कमाल की रहेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 7 रीजंस के बारे में बात करेंगे क्यों एक बार फिर से WWE धीरे धीरे करके एक A+ शो बना रही है और क्यों एक बार फिर से बहुत जल्दी WWE पुरानी वाली WWE बनने वाली है। साथ ही में इस वीडियो के अंदर हम लोग 7 उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि WWE को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि एक बार फिर से जो पुराने प्रो रेसलिंग के फैंस है, जो WWE के फैंस है, वो WWE को देखना शुरू कर दें। टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला, मजा आपको लेकिन काफ़ी आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि WWE क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर रही है जिससे एक बार फिर से कंपनी काफ़ी जल्दी एक A+ शो प्रोवाइड करते हुए नजर आएगी। पहला रीज़न है जो ये मेरे हिसाब से मेन रीज़न है कि WWE अपने पेपर व्यूज़ के अंदर अच्छे मैचेस हमें प्रोवाइड करती है, नो मैटर उसका बिल्डअप कैसा होगा। अगर मैं रिसेंट ही एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो वो है WWE टाइटल मैच रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर। इतनी ज़्यादा इस मैच के लिए हाइप थी नहीं, लेकिन जब रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर ये मैच होता है फैंस जरूर इस मैच को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन की कमाल की परफॉर्मेंस आती है, ड्रू मैकिंटायर कमाल की अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और लैशली पूरा धमाल और कमाल मैच के अंदर मचा देते हैं। और जरूर ये जो मैच था वो रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर 4 चांद लगा रहा था, क्योंकि और भी ज्यादा कमाल के रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर मैचेस हुए थे। जैसे हो गया क्वीन शार्लेट फेयर वर्सेस आस्का वर्सेस रिया रिप्ली का ट्रिपल थ्रेट मैच, वो भी काफी कमाल का था। बियांका ब्लेयर और बेली का मैच भी काफी अच्छा था। ये मैं उन मैचेस के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका बिल्डअप अच्छा नहीं हुआ, लेकिन पेपर व्यूज के अंदर क्या कमाल के WWE ने मैचेस प्रोवाइड किए। तो कहीं ना कहीं WWE उन फैंस के लिए होप रखता है जो कि बोरिंग बिल्डअप के होने के बाद भी उन मैचेस को देखते हैं। और वो जो फैंस और जो बाकी फैंस डिसअपॉइंट होते हैं जो कि उस शो को देख नहीं पाते कि भाई हमें लगा बिल्डअप बोरिंग होगा और मैचेस भी बेकार होने वाले, लेकिन जब WWE हमेशा उन लोगों को गलत प्रूव करती है, आई थिंक वो मेन रीजन है क्यों स्टिल WWE अभी तक जिंदा। और धीरे धीरे करके अगर वो बिल्डअप भी सही करेगी तो जरूर WWE एक बार फिर A+ शो की तरफ बढ़ रही है। अब जो दूसरा रीजन है मेरे हिसाब से क्यों WWE धीरे धीरे रिवाइव हो रही है वो है कि WWE अब फोकस कर रही है अपने दूसरे टैलेंट्स के ऊपर। जैसे रिसेंट स्मैकडाउन के शो के अंदर एलिस्टर ब्लैक, हमने रिसेंट रॉ के अंदर एक और एग्जांपल देखी, वो थी हम्बर्टो की, और सिजारो भी उनमें से एक एग्जांपल जरूर है। एलिस्टर ब्लैक को काफी लोग पसंद करते हैं और काफी चाहते हैं कि उनको मेन टाइटल के अंदर पुश मिले। फाइनली एलिस्टर ब्लैक की रिटर्न हुई है और उनकी रिटर्न बहुत ज्यादा डोमिनेट दिखाई जा रही है। हम्बर्टो को फाइनली कुछ मौके मिले थे रिसेंट रॉ के एपिसोड के अंदर, WWE ने उन्हें पुश भी दिया था, उन्होंने काफी अच्छे मैचेस भी प्रोवाइड किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें इंजरी होती है। सिजारो के बारे में बात करें तो फाइनली सिजारो का जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ कर रहा है और WWE उन पर भी थोड़ा फोकस कर रही है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज है कि फैन जिन लोगों को सपोर्ट करते हैं WWE उनको यहाँ पर पुश दे रही है। अब जो तीसरा रीजन है मेरे हिसाब से क्यों WWE धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रही है वो रीजन है कि WWE ट्राई कर रही है अपने मेल के टैग टीम डिवीजन को रिवाइव करने का। वो यूज कर रही है कुछ पॉपुलर नेम जैसे AJ स्टाइल्स हो गए, RK ब्रो की टैग टीम होगी, डोमिनिक मिस्टीरियो, रे मिस्टीरियो होगा, और बहुत जल्दी इस लिस्ट के अंदर द ऊसोस का नाम भी ऐड होने वाला है। अगर मैं पिछले कुछ रीसेंट ईयर्स की बात करूं जब 2 ऊसोस की टैग टीम हमें WWE के अंदर दिखाई दे रही थी, तो नो मैटर वो कौन सी ब्रांड के अंदर है, लेकिन वो वहां का जो टैग टीम डिवीजन है, चाहे वो रॉ का हो या फिर स्मैकडाउन का, उसे बहुत अच्छे तरीके से कैरी करते हैं। रे मिस्टीरियो जरूर एक बहुत बड़ा नाम है, WWE उनका यूज करके डोमिनिक को तो पुश दे रही है, लेकिन साथ में जो स्मैकडाउन का टैग टीम डिवीजन है उसको भी सुधारने की कोशिश कर रही है। रैंडी ऑर्टन द लेजेंड हीलर, उनको लेकर WWE रिडल को भी पुश दे रही है और रॉ का टैग टीम डिवीजन के अंदर जो एंटरटेनमेंट है वो भी कंटिन्यू कर रही है। AJ स्टाइल्स का WWE यूज कर रही है ताकि ओमोस को मिल पाए पुश, और जो रॉ की टैग टीम टाइटल्स है उनको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बनाया जा सके। और आई थिंक आने वाले टाइम में ये चीज सक्सेसफुल भी रहेगी और एक बार फिर से काफी जल्दी टैग टीम डिवीजन भी बेहतर होने वाला है। और जो फोर्थ रीजन है मेरे हिसाब से क्यों WWE एक बार फिर से बढ़ रही है अपने A+ शो की तरफ कि वो हील सुपरस्टार्स को अलाउ कर रही है कि वो WWE को डोमिनेट करें।
फॉर एग्जाम्पल करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, WWE चैंपियन बॉबी लैशली, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन अपोलो क्रूज एंड करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन द केल्टिक वॉरियर शेमस। ये वो हील सुपरस्टार और इनके पास सेथ को छोड़ के बाकी सबके पास चैंपियनशिप है। बहुत जल्दी आई थिंक सेथ के पास भी कोई ना कोई टाइटल आने वाली है। रोमन का हील तगड़े सुपरस्टार है, लैशली की भी अलग ताकत है जब वह MVP के साथ आ जाते हैं। अपोलो क्रूज कमांडर अजीज के साथ अभी फिलहाल एक अलायंस के अंदर है जो कि बहुत अच्छी अलायंस मुझे लग रही है। और शेमस नो डाउट रॉ के मिड कार्ड के पूरे डिवीजन के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो WWE जब अपने हील सुपरस्टार्स को अलाउ कर रही है, आई थिंक ये वो एक रीजन है क्यों एक बार फिर से फैंस जो हैं पुराने वाले WWE के वो हमें WWE को देखते हुए नजर आएंगे। अब जो फिफ्थ रीजन है मेरे हिसाब से एक बार फिर से WWE के बेहतर होने का, जो कि धीरे धीरे करके जरूर हो रही है, वो है मिड कार्ड डिवीजन को सुधारना। और WWE अब रॉ के मिड कार्ड डिवीजन को तो सुधार ही रही है, लेकिन स्मैकडाउन का जो डिवीजन है वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बेहतर हो रहा है। रॉ के अंदर जैसे मैंने शेमस की बात करी, WWE शेमस को यूज कर रही है, उनकी US टाइटल ओपन चैलेंज को यूज कर रही है ताकि वो टाइम टू टाइम अच्छे मैचेस हमें प्रोवाइड कर सकें और अंडररेटेड सुपरस्टार्स का यूज हो सके। और वहीं अगर मैं स्मैकडाउन की तरफ बढ़ूं तो स्मैकडाउन के अंदर भी अब काफी कमाल के मिड कार्ड के सुपरस्टार्स ऐड हो गए हैं, जिसमें सैमी ज़ेन, केविन ओवंस एक बड़ा नाम शामिल है, बिगी हैं, अपने अपोलो क्रूज हैं और अब अलिस्टर ब्लैक भी उसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो वैसे रॉ के मुकाबले स्मैकडाउन के अंदर काफी अच्छा मिड कार्ड का डिवीजन, लेकिन अगर WWE चाहे तो धीरे धीरे करके शेमस के कारण रॉ का मिड कार्ड डिवीजन भी बेहतर होने वाला है। अब जो मुझे सिक्स्थ रीजन रखता है क्यों WWE एक बार फिर से धीरे धीरे करके सुधर रही है, वो है अपने न्यूली क्राउन नेक्स्ट जनरेशन सुपरस्टार्स के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा दिखाना और उनको अच्छे वे में बुक करना। फॉर एग्जांपल रिया रिप्ले ने जीता टाइटल रेसलमेनिया के अंदर और रेसलमेनिया बैकलैश में उनके सामने शार्लेट फ्लेयर और आस्का आ जाती हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि रिप्ले टाइटल हारने वाले क्योंकि WWE अपने पापा की परी यानी कि शार्लेट फ्लेयर को टाइटल थमाने वाली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फाइनली विंस मैकमैन एंड WWE ने कुछ भरोसा जताया रिया रिप्ले के ऊपर। बियांका ब्लेयर की बात रही तो उनको तो काफी डोमिनेट बुक किया जा रहा है और मे भी ये लगता है ऐसा कि साशा बैंक्स भी अभी फिलहाल उनको रोक नहीं पाएंगी। तो देखने में काफी अच्छा लगता है कि वो अपने अपकमिंग जनरेशन के जो टैलेंट्स है उनके ऊपर भरोसा कर रही हैं और अपोलो क्रूज भी उनमें से एक है जिनके पास अभी फिलहाल इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है। अब जो फाइनल और सेवंथ रीजन है मेरे हिसाब से क्यों WWE शोज एक बार फिर से बेहतर बनने वाले हैं काफी जल्दी, वो रीजन है कि टॉप सुपरस्टार्स को WWE दे रही है क्रिएटिव फ्रीडम ताकि वो खुद अपनी स्क्रिप्ट लिख पाए, खुद अपने प्रोमोस को लिख पाए। और उसमें मेन काम आता है रोमन रेंस और पॉल हेमन का। आई थिंक पॉल हेमन रोमन रेंस एक ऐसा अलायंस है जो कि WWE को पूरे पेंडेमिक के टाइम जब से रोमन ने रिटर्न किया अपने कंधों पर कैरी कर रहा है। पॉल हेमन एकदम कमाल के दिमाग वाले इंसान है, मतलब उनको आप परख नहीं सकते हो कि कितने कमाल के वो मैनेजर हैं WWE के अंदर। और आई थिंक रोमन रेंस के पूरे हील कैरेक्टर को अच्छा बनाने का मैं 40% क्रेडिट पॉल हेमन को दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर WWE के राइटर्स रोमन की स्क्रिप्ट लिखते ना, अब तक रोमन रेंस को कोई भी पसंद करता नहीं और रोमन का वही पुराना वाला हाल हो जाता है कि फैंस उनको अटेंशन तो दे रहे हैं लेकिन उतनी ज्यादा अटेंशन वो गेन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन पॉल हेमन के कारण आई थिंक जो रोमन की सक्सेस है वो यहाँ तक पहुंची है और अभी फिलहाल वो बन चुके हैं WWE के अंदर ट्राइबल चीफ। तो देख के काफी अच्छा लग रहा है कि WWE अपनी टॉप सुपरस्टार्स को क्रिएटिव फ्रीडम देती है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक्चुअल में जो WWE सुपरस्टार है वो जानता है कि सामने वाली जो ऑडियंस है, सामने वाले जो आजकल के फैंस है उनको क्या चीजें पसंद आती हैं। तो ये तो वो रही 7 चीजें जिसके कारण WWE आज के कल में धीरे धीरे इंप्रूव हो ही रही है और बहुत जल्दी एक बार फिर से WWE के शोज एक बार फिर A+ शो बनने वाले। लेकिन अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो कि WWE को करनी चाहिए इंप्रूव, यानी कि थिंग्स टू इंप्रूव टू मेक WWE बेटर अगेन। अब पहला जो पॉइंट है मेरे हिसाब से वो है रिटर्न्स को करवाना। और जब एक बार फिर से 16 जुलाई से लाइव क्राउड वापस आ ही रहा है तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा मौका WWE को मिलने नहीं वाला। उन्हें फील्ड, ब्रॉक लेसनर और कीथ ली की रिटर्न करवानी चाहिए जैसी लाइव क्राउड वापस आए। और सिर्फ रिटर्न ही नहीं बल्कि उनकी डोमिनेट और अच्छी बुकिंग भी होनी चाहिए। फील्ड को आई थिंक आप WWE टाइटल पिक्चर के अंदर ना डालो, आप लेसनर को टाइटल पिक्चर के अंदर डाल सकते हो, कीथ ली को आप लोग US टाइटल पिक्चर के अंदर डाल सकते हो और इनसे अच्छी बुकिंग इनकी हो नहीं सकती है। आई थिंक फील्ड अटैक करें किसी रिटर्निंग सुपरस्टार के ऊपर, मे बी मान लो गोल्डबर्ग आते हैं वापस समर स्लैम के अराउंड, तो अगर फील्ड गोल्डबर्ग पर हमला करते हैं, फील्ड और गोल्डबर्ग का एक और मैच होता है, तो आई थिंक वो एक अच्छी बुकिंग रहेगी। और होप ये करूंगा कि जब ऑडियंस वापस आ रही है तो WWE को इंप्रूव करने के लिए इन सुपरस्टार्स की भी रिटर्न हो। सेकंड जो मेरे हिसाब से चीज WWE को करनी चाहिए एक बार फिर से शो को अच्छा बनाने के लिए, स्पेशली रॉ का वुमेन्स डिवीजन, उन्हें अलेक्सा ब्लिस का पुराना जो गॉडेस वाला कैरेक्टर था वो वापस लाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो डार्क मैजिकल पावर वाली चीज है अभी फिलहाल अलेक्सा ब्लिस के साथ वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि हर हफ्ते वही सेम चीज होती है। अलेक्सा ब्लिस
मिस लिली से बात करते हैं, लिली के पास कुछ मैजिकल पावर्स आती हैं, लेकिन आई थिंक वो चीज़ सही से वर्कआउट कर नहीं पा रही है। और आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को इससे अच्छा एलेक्सा ब्लिस का पुराना जो गॉडेस वाला कैरेक्टर है उसको लाना चाहिए वापस। और मेरे हिसाब से जो एलेक्सा ब्लिस का गॉडेस वाला हील कैरेक्टर था वो रॉ के वुमेन्स डिवीजन को भी काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकता है। अब जो मेरे हिसाब से तीसरी चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई को करनी चाहिए अपने शोज को इंप्रूव करने के लिए, उन्हें मंडे नाइट रॉ के एपिसोड बना देना चाहिए एक बार फिर से 1-2 घंटे का रॉ, ताकि शो इंटरेस्टिंग बन पाए और जो फैंस है वो तीसरे घंटे को देख के कभी भी बोर ना हो। क्योंकि मानो चाहे ना मानो, जो 3 घंटे का पूरा रॉ का एपिसोड है, चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई जितना मर्जी ट्रैक कर ले, वो पूरा 3 घंटे का रॉ का एपिसोड एंटरटेनिंग नहीं बना सकती है। मैक्सिमम आई थिंक स्मैकडाउन की तरह वो 2 घंटे का अच्छा शो प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन ये काफी टफ हो जाता है हर बंदे के लिए कि अगर आपको 3 घंटे का एक एंटरटेनिंग शो लिखना है। तो मेरे हिसाब से अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर पैसों के थोड़े लालच में ना पड़े, उन्हें जो रॉ का एपिसोड है वो 2 घंटे का कर देना चाहिए। और आई थिंक उससे जो रॉ का एपिसोड है उसकी व्यूवरशिप काफी अच्छी आने वाली है और मे बी जो रॉ है वो पहुंच सकता है 2.1 मिलियन या फिर 2.2 मिलियन व्यूवरशिप के आसपास। और ये मैं मिनिमम व्यूवरशिप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रॉ के अंदर काफी अच्छी कैपेबिलिटी है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी फिलहाल उसको सही तरीके से उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, क्योंकि रॉ है अभी फिलहाल 3 घंटे का रॉ का एपिसोड। और वहीं जो चौथी चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई को इंप्रूव करनी चाहिए अपने वीकली रॉ और स्मैकडाउन के शो के अंदर, वो ये कि उन्हें उसका जो प्रीव्यू है ना वो करीबन 1 दिन पहले अनाउंस करना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी कभार तो रॉ का भी कोई भी प्रीव्यू वगैरह अनाउंस करती नहीं है। मे बी स्मैकडाउन को हो भी जाता है कुछ घंटे पहले, लेकिन मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये जो पूरी प्रीव्यू वाली चीज है ना, करीबन कुछ घंटे पहले नहीं लेकिन एटलीस्ट 24 घंटे पहले ही अनाउंस करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के हिसाब से अगर स्मैकडाउन होता है शनिवार की सुबह को, तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्या करना चाहिए, उन्हें फ्राइडे की सुबह को या फिर थर्सडे की मैं कहूंगा रात को ही उन्हें कुछ प्रीव्यू अनाउंस कर देना चाहिए। कुछ चीजें सरप्राइज रखनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ चीजें अनाउंस करनी चाहिए ताकि चीजें इंप्रूव हो पाए और फैंस का इंटरेस्ट बने उस शो के अंदर। अभी फिलहाल चलो स्मैकडाउन तो ठीक ठाक चल रहा है और उसके अंदर काफी अच्छी रेटिंग्स आ रही हैं, लेकिन आई थिंक रॉ का जो प्रीव्यू है डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ अच्छा प्रीव्यू ऑलरेडी अनाउंस करना पड़ेगा। अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई करती क्या है, कुछ जो वुमेन्स का टैग टीम डिवीजन है उसका मैच अनाउंस कर देगी, प्लस लैशली को लेकर कोई ना कोई वाहियात सा सेगमेंट अनाउंस कर देगी, बस ये चीजें होंगी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई ढंग का मैच एडवर्टाइज नहीं करती है जिसके कारण फैन शो के लिए एक्साइटेड हो पाए। और जो पांचवी चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है एक बार फिर से शो को इंप्रूव करने के लिए, वो है ओपन टाइटल चैलेंजेस जो कि रॉ के अंदर हो सकते हैं, जैसे शेमस देते हैं। और मेरे हिसाब से हर हफ्ते बॉबी लैशली को भी अपनी टाइटल जो डिफेंड है वो एक ओपन चैलेंज के अंदर करनी चाहिए। इससे क्या होगा, बॉबी लैशली को आप लोग एक डिफेंडिंग चैंपियन, एक डोमिनेटिंग चैंपियन तो दिखाई पाओगे। और दूसरा रीजन ये कि जो मिड कार्ड के सुपरस्टार्स है, जो अंडररेटेड सुपरस्टार्स हैं, उनको फाइनली मौका मिलने वाला अपना टैलेंट प्रूव करने का। जैसे कभी लैशली के खिलाफ कोफी किंगस्टन आगे, चलो वो तो ठीक था, लेकिन हम्बर्टो को आप उनके खिलाफ ला सकते हो, आप रिकोशे को ला सकते हो। यहाँ पर आपको उन्हें जिताने नहीं है टाइटल, बल्कि आपको सिर्फ उन्हें एक अच्छा सुपरस्टार साबित करवाना है, ताकि आने वाले टाइम में अगर आप उन्हें पुश दो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको सपोर्ट करे। और आई थिंक ये कुछ चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है ताकि रॉ का एपिसोड इंप्रूव हो सके। और जो 6th चीज करने की डब्ल्यूडब्ल्यूई को जरूरत है ताकि एक बार फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई इंप्रूव हो पाए और बन पाए A+ शो, उन्हें लाना चाहिए ट्रिपल एच को बैक एज अथॉरिटी फिगर। क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रिपल एच अथॉरिटी फिगर के अंदर एकदम जचते हैं। एडम पियर्स नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं, सोनिया डेविल उनका हाथ बटा रही है इस काम के अंदर, लेकिन ट्रिपल एच एक अलग लेवल की अथॉरिटी फिगर है। आप ट्रिपल एच को किसी मीटर के ऊपर नाप नहीं सकते हो कि ट्रिपल एच का जो क्रेज है अथॉरिटी फिगर जैसा वो कितना ज्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। और आई थिंक ट्रिपल एच को जब आप एक बार फिर से अथॉरिटी फिगर के अंदर वापस लाओगे तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी फिगर काफी पावरफुल दिखेगी। जैसे रोमन रेंस एडम पियर्स को डरा धमका देते हैं, आई थिंक जो ट्रिपल एच है वो फोर्स कर सकते हैं रोमन रेंस को उनकी टाइटल डिफेंड करने के लिए कोई भी शो के अंदर। और यहाँ पर एडम पियर्स की नहीं बल्कि ट्रिपल एच जो है अपने धौंस जमाने वाले रोमन के ऊपर। आई थिंक वो जो चीज है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। और ट्रिपल एच एज अथॉरिटी फिगर, आई थिंक वो चीज अगर वापस आती है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज्यादा कमाल की फिर होने वाली है। और जो फाइनल चीज मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को करनी चाहिए वो ये कि फाइनली जब ये बात ऑफिशियली अनाउंस हो ही चुकी है कि आप लोग लाइव ऑडियंस को एक बार फिर से वापस बुला रहे हो, तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ बड़े ड्रीम मैचेस की तैयारी भी करनी चाहिए, जैसे लैशली वर्सेस लेसनर, सेथ वर्सेस रोमन, सीना वर्सेस रोमन, जिमी वर्सेस जे ऊसो इनसाइड हेल इन अ सेल, या फिर कोई भी एक्सट्रीम रूल्स मैच, और एक और मैच बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ले के बीच। आई थिंक ये वो कुछ मैचेस हैं जो कि एक बार फिर से फैंस की अटेंशन पा सकते हैं और इससे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेटिंग्स है वो तो इंप्रूव होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ और एक्टिव जो ऑडियंस है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को मिल सकती है जो कि उनके हर हफ्ते के रॉ और स्मैकडाउन के शो को देखे। और टिकट बुकिंग काफी तगड़ी होने वाली है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसे ड्रीम मैचेस को बुक करती है। और भाई ये थी आज की कुछ वीडियो में और मेरा कुछ ओपिनियन कि क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई
WWE एक बार फिर से A+ शो की तरफ बढ़ रही है और क्या चीज़ें WWE को इंप्रूव करनी चाहिए अगर उन्हें एक बार फिर से WWE को बेटर बनाना है। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरी यहाँ तक बकबक सुन ली है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई, आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए और रेसलिंग के कमाल के कंटेंट के लिए, न्यूज़ अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।